हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूँ यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए जी, आज जो है वो यहाँ प्राग में चेक रिपब्लिक इस कंट्री में रहते हुए मुझे 1 साल हो गया है। तो आज हम जो है वो अपनी नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कितना हम जान पाए हैं इस कंट्री को, इस शहर को, कितनी मेरी नॉलेज है। मैं जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा ऑब्वियसली सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन एक पढ़ करके जो है चीज़ों को जानना, इसके अलावा आप रह करके खुद ही उस चीज़ से इंटरेक्ट होना, सीखना, समझना और ऑप्ट करना, वो अलग बात है। तो मैं जब आया था तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता था इस कंट्री के बारे में, बट यहाँ के लोगों से मिले, जाने, रहते रहते धीरे धीरे पता चला बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि इस कंट्री का 1993 से पहले जो नाम था वो था चेकोस्लोवाकिया। और चेकोस्लोवाकिया जो है, यार पता नहीं वीडियो में नॉइस आ रही है कि नहीं, हवाई जहाज़ जा रहा है, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं कि चेकोस्लोवाकिया इसका नाम था भाई। इसके बाद क्या हुआ कि 1993 में एक रिवॉल्यूशन हुआ है जिसका नाम है वेलवेट रिवॉल्यूशन या वेलवेट मूवमेंट कह सकते हो। ये एक ब्लड लेस मूवमेंट था, जिसके बाद जो है ये चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो कंट्री बनी, और जो कि 1918 से पहले ऑलरेडी डिवाइड थी, और ये उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर में था। बट 1918 से लेकर के 1993 तक ये दोनों कंट्री साथ में रहीं। फिर उसके बाद हुआ कि भाई अब बहुत हुआ, अब अलग हो जाते हैं। रिवॉल्यूशन हुआ, अलग हो गए, लेकिन कोई खून खराबा नहीं, कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही पीसफुली जो है ये वर्ल्ड का सबसे पीसफुल रिवॉल्यूशन, तो इसको क्या ही कहेंगे, मूवमेंट था, जिसमें दो कंट्री डिवाइड हुई हैं, ठीक है। और दो कंट्री के बीच में जो है वो अपने अपने ज़मीन को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर कितना वॉर है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो है वो चेक में जो लोग हैं वो 90% लोग चेक लोग हैं। इनका ओरिजिन वैसे जो है वो जो स्लाविक जो लोग थे वही जो हैं, ये भी स्लाविक लोग ही हैं एक तरीके से कहा जाए तो। और चेक जो है, चेक रिपब्लिक भी एक स्लाविक कंट्री है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो कि मेरे भी दिमाग में आता था, कि स्लाविक क्या होता है भाई। तो हमको जो है धीरे धीरे जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज हुई है उससे ये पता चला है कि स्लाविक जो है वो एक रेस कह सकते हो, एथनिसिटी, पता नहीं इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एथनिसिटी तो नहीं कहेंगे, एक ह्यूमन रेस है जो कि बहुत टाइम पहले ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में रहा करते थे। तो और इनका जो लुक था वो बहुत ही, इनका हेयर कलर जो है वो डार्क भी नहीं था, बाल्ड भी नहीं था, और रेडिश टाइप का हेयर कलर था। बहुत गोरे भी नहीं थे, बहुत काले भी नहीं थे, वैसे थे चमकीले टाइप के अरे मतलब चमकीले नहीं, मतलब कि मतलब बहुत गोरे नहीं थे और बहुत काले भी नहीं थे। तो इसके अलावा जो है वो अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो स्लाविक कंट्री है वो रशिया है। तो लोग सोचते हैं कि ये पहले रशिया के पार्ट थे या फिर ऐसे थे वैसे थे, ऐसा नहीं है भाई। स्लाविक एक ह्यूमन रेस है जो कि जो है वो अभी इस टाइम पे देखो तो 3 रीजन में बटा हुआ है यूरोप में ही। एक तो हो गया आपका ईस्टर्न यूरोप, एक हो गया सेंट्रल यूरोप, एक हो गया सदर्न यूरोप। तो ये जो चेक रिपब्लिक है ये आपका सेंट्रल यूरोप में आती है, और ये एक तरीके से वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के बीच का ब्रिज का काम करती है ये कंट्री। और इसकी अगर मेंटालिटी देखें तो ये पूरे तरीके से स्लाविक भी नहीं है, और पूरे तरीके से जैसे जर्मन वाली जो चीज़ है या फिर वेस्टर्न जो मतलब आइडियोलॉजी है, उनको भी ये फॉलो नहीं करते हैं। तो ये अलग ही कहीं चल रहे हैं। इसके अलावा जो है वो चेक रिपब्लिक के जो टेरिटरी है वो पूरी तरीके से लैंड लॉक है, और इसमें एक तरफ से ऑस्ट्रिया है, एक तरफ से पोलैंड है, जर्मनी है और स्लोवाकिया है। और इसके अलावा जो है वो
जो 3 रीजन की मतलब ये जो चेक रिपब्लिक है, ये 3 टेरिटरी में इसकी ज्योग्राफी को आप डिवाइड कर सकते हो। पहला है बोहेमियन, दूसरा है मोरेवियन और तीसरा है सिलीजियन या सिलीजी करके कुछ नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट 3 रीजन है। और उसी रीजन में 3 सबसे बड़े शहर भी हैं चेक रिपब्लिक में। जो पहला शहर है, जो कैपिटल भी है, वो है प्राग, जो कि बोहेमियन रीजन में आता है। और जो दूसरा सबसे जो बड़ा शहर है वो है ब्रनो, जो कि मोरेवियन रीजन में आता है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा शहर है वो है ओस्ट्रावा, जो कि स्लेजियन या सीरीजियन करके, जो भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एस से नाम है उसका, मुझे इतना पता है, वो उसमें आता है। और कहीं भी दुनिया में आप बोहीमिया करके कुछ भी अगर नाम सुनते होगे तो उसकी उत्पत्ति जो है वो चेक रिपब्लिक से ही हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बोहेमियन एम्पायर था, जो कि जैसे होता है ना कि बस जैसे मुग़ल एम्पायर हो गया, ठीक है, चोल एम्पायर हो गया और फलाना एम्पायर, तो वैसे ही जो है ये एक एम्पायर था। और जो मोरेवियन था वो भी मोरेवियन एम्पायर था एक। तो इन सारे एम्पायर को मिला करके जो है टेरिटरी का नाम दे दिया गया है, जहाँ तक वो एक्सटेंड कर पाए थे। और आज भी जो है वो टेरिटरी एग्जिस्ट करती है। लोग यहाँ पे जैसे वीकेंड में घूमने जाते हैं कहीं पे, तो बोलते हैं कि चलते हैं मोराविया घूमने चलते। मोराविया तो चलो एक जगह का भी नाम है, बट बोलते हैं कि मोरेवियन रीजन में चलते हैं घूमने, ठीक है, बोहेमियन रीजन में चलते हैं घूमने। तो यहाँ आज भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे तरफ ऐसा नहीं है ना। जैसे साउथ में कोई किंगडम हो गया इंडिया में, तो हम तो ऐसा नहीं कहते हैं कि चलो जो है वो मतलब गुप्ता डायनेस्टी की तरफ चलते हैं घूमने भाई आज चलो चलते हैं मुग़ल डायनेस्टी घूमने, ऐसा तो नहीं कहते हैं, बट यहाँ का है, अभी भी है ये। तो ये है जी। और इसके अलावा जो है वो लोगों की अगर बात की जाए तो इंसान ही है। और इंसान का मतलब कि भाई जो उनका बिहेवियर है वो एज़ यूजुअल जो कि यूरोपियंस के बारे में सुनते हो वैसा ही है। शांत, आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा मिलनसार, घुलने मिलने वाले नहीं होते हैं। बहुत ही अपने जो है वो कंफर्ट के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। और एथनिसिटी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। जैसे जो सिटीजनशिप का यहाँ फॉर्म होता है जो भरा जाता होगा, उसमें जो है वो एक एथनिसिटी का जो होता है, उस लोगों ने जो है बहुत मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वहाँ पे वो डिक्लेयर ही नहीं कर रखा है उसने कि उनका रिलीजन है, तो उनको एथीस्ट कह सकते हैं हम। तो इसके अलावा जो है वो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे जो है वो सेकंड जो है सबसे बड़ी एथनिसिटी है। और इसके अलावा जो है वो बात किया जाए तो यहाँ पे कास्टल वगैरह हो गए, और मतलब जितने भी ये किंगडम्स के क्या नाम है, मतलब उसको यार कैसे बताऊँ, जैसे उनके साम्राज्य के जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे जो है काफ़ी है। बहुत ही कल्चरली बहुत रिच है, हिस्टोरिकली बहुत रिच है। बिकॉज़ कि अभी जो है मैं अभी एक गया था वहाँ पे, एक हाइकिंग पे गया हुआ था, 80 किलोमीटर की हाइकिंग पे। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे जो है वो किले और बहुत सारे खंडहर, नदियाँ, पहाड़, इधर उधर बहुत सारे जगहों से घूमे गए। तो मुझे काफ़ी पहली बार मैं देखने को मुझे मिला चेक रिपब्लिक का एक दूसरा जो है चेहरा। तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही हिस्टोरिकली रिच कंट्री है। और मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि ये बहुत ही अंडररेटेड कंट्री है। लोग अभी इसके बारे में जानते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। और एक फैक्ट की बात बताऊं कि इस समय आपको पता है कि यूरोप में रिसेशन आ चुका है। पहली कंट्री जर्मनी है जो कि रिसेशन में जा चुकी है, जो उसका लगातार जो है वो 3 क्वार्टर जो होते हैं फाइनेंशियल क्वार्टर, वो जो है माइनस में उसका रहा है। तो उस दौर में भी जो है चेक रिपब्लिक अभी भी सस्टेन कर रहा है। और इसके अलावा जो है यूरोप में सबसे जो कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम है। लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं, बहुत बड़ी नौकरी नहीं है,
बट सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, जो कि नौकरी में अप्रॉक्स जो है वो 18% का जो है वो शेयर होल्ड करता है। इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जो कि बहुत बड़ा है यहाँ पे, और लैंड लॉक की वजह से वैसे जो है मतलब कोस्टल लाइन वगैरह नहीं है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ उतना कनेक्शन नहीं है। बट इन द यूरोप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल और अलग अलग गुड्स और मतलब सारी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल वगैरह इन सब का अच्छा खासा ट्रेड होता है चेक रिपब्लिक से। और इसके अलावा जो है वो टेरिटरी की अगर बात करूं, और ये सारी बातें जो हैं वो ये टेरिटरी वाली जो बात है वो मैंने खुद देखा। टेरिटरी जैसा कि मैंने बताया अभी, टेरिटरी यहाँ की बहुत ही हाई माउंटेन्स नहीं है, छोटे छोटे जो हैं टीले टाइप के हैं, ऐसे मॉड्यूलेशन आपको दिखेगा जैसे कोई वेव है, और बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे टिपिकल आपको यूरोप के पिक्चर्स देखते होगे वैसा ही है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना भी रखी हैं, आई होप कि उसको जो है बहुत जल्दी रिलीज़ भी करूँगा धीरे धीरे करके। टाइम नहीं मिल पा रहा है बहुत सारे, अब धीरे धीरे जो है वो वर्कलोड मेरा बैलेंस हो रहा है। अभी तक इंडिया से 2 महीने बाद आने पे ना अचानक से वर्कलोड बढ़ गया था, तो नहीं हो पा रहा था। बट अब जो है वो सारी वीडियोस एडिट करने का मेरे पास धीरे धीरे टाइम अब निकल रहा है, तो ले आऊँगा उन वीडियोस को भी आप लोग के सामने। तो ये है जी। और लास्ट में जो है वो वीडियो के एंड करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि हर एक इंसान के मन में आ रहा होगा कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो इस कंट्री में जा कर के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड था। मुझे पहली बात तो सेटिस्फाइड की तो बात तब होगी ना कि मैंने ये सोचा होगा कि मुझे जो है वो चेक रिपब्लिक में ही जाना है, और जाने के बाद मैं जो है वो इसको इवेलुएट करूं कि सेटिस्फाइड हूं मैं आके या नहीं हूं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे चेक रिपब्लिक में आना है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन जो है, बहुत सारे जो ऑप्शंस थे उसमें से मैंने एक्सीडेंटली चेक रिपब्लिक को चुना, और आने के बाद ये मेरे पास ये मेरा अनएक्सपेक्टेड मेरा ये जो है वो एक्सपीरियंस रहा कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और खूबसूरत और पॉसिबिलिटीज़ से भरी हुई कंट्री है, मुझे ऐसा लगता है सीरियसली। और हर एक पैरामीटर पे अगर मैं इसको तौलता हूँ अब जा कर के 1 साल के बाद, तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप इंडिया से बाहर जा कर के किसी और देश में करना चाहते हो। ये देश आपको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता है। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हो या दोष ठहराते हो, तो मेरे हिसाब से कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर रह गई। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कंट्री। और बस ये था अभी तक का तजुर्बा मेरा और मेरी नॉलेज इस कंट्री को लेकर के। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी और बात को लेकर के। तब तक मुझे दीजिए शुक्रिया। और ये देखिए आज का व्यू। अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूरा घूम जाऊँ पहले। हाँ, घूम गया। अब इधर घूम जाते हैं। अभी इंडिया में मैं जो है ये आज सैटरडे है, अभी मैं वीडियो डालूँगा, और इंडिया में पता नहीं 12 साढ़े 12 रात के बज जाएंगे। यहाँ पे बज रहे हैं कितने, ये देखो 8 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो, अभी तो उधर जाऊँगा, पेड़ों के पीछे सूरज चला गया है, देखो रोशनी हल्की हल्की आ भी रही है। अभी भी यहाँ पे धूप है, मतलब अब सूरज ढलने वाला है, और ये ढलने में इसको लगभग 1.5 घंटे अभी लग जाएंगे। तो लगभग जो है वो मान के चलो कि 9:30 बजे के करीब में, 9 से 9:30 बजे के करीब में जो है सनसेट हो रहा है। और जैसे जैसे अभी गर्मियाँ या फिर हाँ गर्मियाँ आती चली जाएंगी, वैसे वैसे ये जो है टाइम बढ़ता जाएगा। 10, साढ़े 10, 11 तक पहुंच जाएगा। 11 में एकदम रात हो जाएगी, बस 10:30 तक पहुंच जाएगा पूरा। समझ रहे हो दोस्तों। तो फिर चलिए चलते हैं, एंड करते हैं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।